नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह जीएस पॉइंटर का जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि पीसीएस की परीक्षा और आरओ यूपी पुलिस ये सब परीक्षाएं लगातार लाइन से लगी हुई हैं जो इसी साल पूर्णतः संभव हो जाएंगी। तो ऐसी परीक्षाओं में जो जीएस के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि विज्ञान का जो पोर्शन होता है वो काफी हैवी होता है, और विज्ञान के भी पोर्शन में जो हमारा जीव विज्ञान होता है यानी कि बायोलॉजी जो होता है उसका सेक्शन काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी जीएस पॉइंटर के बुक में सबसे पहले हमने भारतीय इतिहास खत्म किया, फिर उसके बाद हमने राज्य व्यवस्था खत्म किया, सामान्य भूगोल में हमने भारत का भूगोल खत्म कर दिया, विश्व भूगोल बाकी है। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वह सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको जो है जीव विज्ञान का पोर्शन कंप्लीट करना था। अगर ये आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले ही वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया था मैं आपको एक बार बता दूं। सबसे पहले हमने जीव विज्ञान की उपशाखाएं जैसे कि बॉटनी, जियोलॉजी, और फिर किसी मतलब मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा विहीन जो कृषि होती है, हाइड्रोपोनिक्स, उन्हें क्या कहते हैं, ये सब हमने खत्म कर दिया था। हमने जैव विकास में डार्विन के विकास, उद विकास का, लैमार्क, ये सब हमने खत्म किए थे क्वेश्चन। वर्ग की हम लगभग खत्म कर दिए थे, लेकिन लेक्चर लंबा हो रहा था तो उसको हमने दो भाग में बांटने की प्रयास किया था। तो आज उसी का दूसरा भाग है। वर्ग की में जहां तक हम लोग ने खत्म कर दिया था आज उसी के आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, कल के जो वीडियो था हमने उसमें जो देखेंगे आप कि यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, डायडम तक, मतलब जो लोग डूब जाते हैं उनको जो डूबने पर कैसे पता चलता है कि डूब के मरे हैं, उनके अंदर डायडम जो होता है वो जमा हो जाता है, तो इससे पता चलता है डूब के मरे हैं। तो यहाँ तक हमने समाप्त किया था। आज उसके आगे देखते हैं। सहतूत का फल क्या है? सोरोसिस है। सहतूत का फल क्या है? सोरोसिस है। उसके बाद देखेंगे पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पादन नहीं है वह है कपास। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेंगियों मूल ग्रंथियों के द्वारा। बिना गेहूं, संकर, मक्का, टिटिकेन तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य यानी अनाज है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता वह है ट्रिटिकेन है। मैक्रोनू गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिका ड्रूमा है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहनी सरसों की किस्मों को निर्देशित करता है। इन किस्मों का मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल को इरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड दूरबीन के द्वारा। स्पंजिस टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिनके कारण आम के जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो आम जो होता है। कुछ प्रजातियों से लंगड़ा, चौसा, दशहरी, सोनपरी, तोतापरी, इस तरह के आम की जो प्रजाति होती है उसमें से एक प्रजाति अल्फांसो प्रजाति है। तो उसमें हो क्या रहा है, उसमें स्पंजिस टिश्यूज मतलब टिश्यूज एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं और फल को खराब कर रहे हैं। इस गंभीर समस्या की वजह से अल्फांसो आम जो निर्यात होता था विदेशों में उसकी को प्रभावित हुआ है। अब उसके आगे देखते हैं, कथन और कारण देख लेते हैं। कुछ जीवाणु अपने भोजन संश्लेषित कर सकते हैं क्योंकि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो आप देखेंगे पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। आगे का प्रश्न है, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवरों की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाले व फूल न देने वाले वनस्पतियों की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ये तीनों ही सही नहीं है, क्योंकि ये जो है वायरस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पास जीवाणुओं के बारे में बात नहीं हो रही। तो बात ये ध्यान रखिएगा। अब मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं क्योंकि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो आप देखेंगे पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। मरुस्थलीय पौधों की
जड़ें लंबी होती हैं, क्योंकि जड़ पानी की तलाश में गहराई में चली जाती हैं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहां, जब मरुस्थलीय स्थान पे आपको पता है पानी वहां होता नहीं है, तो वहां जो पेड़ पौधे होते हैं जो कटीले टाइप के होते हैं, पहले तो वो अपने जो उनकी प्राकृतिक संरचना है उसका मेन कारण ये है कि वो उससे ज्यादा पानी ना निकल पाए, इसीलिए वो कटीले और नुकीले हो जाते हैं। और फिर पानी की तलाश में उनकी जड़ें जो हैं भूमिगत में बहुत डीप चली जाती हैं। यही यहाँ कहना चाह रहा है। मरुस्थली में फ्रियंटोफाइट मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिसमें लंबाई 20 से 30 फीट मूसलाधार जड़ें होती हैं। शुष्क जलवायु के फली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं क्या? मृदुभादी कहते हैं। मृदु भूमि के पादप अधिकतर होते हैं कैसे? मांसल। अब पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं क्या? लवण मृदु भादी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुद्र का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। सुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन्स है साइटोकाइनिन है। तो सुप्तावस्था मतलब आज सुस्त रहते तो उसको मतलब खत्म करने के लिए वो एक देखेंगे एक हार्मोन्स का इंजेक्शन लगता है जिसे कहते हैं साइटोकाइनिन कहते हैं। तो ये दोनों पहला और चौथा सही है। अब उसके आगे देखते हैं। एपिफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। कौन से हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशेष करते हैं कैसे? जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट कहलाता है एक जलीय पौधे को। प्रकृति में फर्न, लाइकेन, मांस और छत्रग्नि मशरूम में से जिन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने को सर्वाधिक संभावना है वो है लाइकेन और मांस। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम क्या है? जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबंध होने से। अब है स्वजीवी उत्पादक है, परोपजीवी उपभोक्ता है, मृतकोजीवी जो है वो विबंधक है। कौन है? विबंधक है। उसके बाद देखेंगे कि तीक्ष्णभक्षी क्या है? वो प्राथमिक उपभोक्ता है। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप, कापीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायडम, फोरामिनीपेरा में से वे जीव जो महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादकता है वह देखेंगे साइनोबैक्टीरिया और डायडम है। आर्किन बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपभोग में लाया जाता है मीथेन के द्वारा। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वाताग यंत्र से। कैसे? वाताग यंत्र से करते हैं। अब है कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती है क्योंकि तल के निकट पानी नहीं जमता है। ऐसा जो तल का होता है उसके नीचे जो होता है ना वो पानी वहां ऊपर जम जाता है। जब ऊपर पानी जम जाता है तो नीचे की सतह में जो पानी रहता है उसका तापमान स्थिर हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है कि देखेंगे आप मछलियां जीवित रह लेती हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वह श्वसन नहीं कर पाती हैं। जैसे कि हमको जल में फेंक दिया जाता है, हम तैर नहीं पाते हैं तो श्वसन न करने की वजह से मर जाते हैं। वैसे मछलियां जब जल से बाहर आ जाती हैं तो श्वसन न कर पाने के कारण मर जाती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है कैसे? गलफड़ों द्वारा। कैसे होता है? गलफड़ों द्वारा होता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? वो है एंथोसायनिन है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि सेब में जो लाली का कारण है उसका लाली कारण क्या है? एंथोसायनिन है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन है। और सेब में जो लाली का कारण है वह है एंथ्रोसाइनिन है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कैरिका जेंथन क्या है? पपीते के पीले रंग का
का कारण कैरिका जेंथ्रिन है। अब हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के एक पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज, एक मिनट, देखिए प्रश्न देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी का रंग का है। यानी कि केले का जो जो हम लोग सफेद सफेद देखते हैं जब केला छीलने पे, तो वो जो है नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह कौन सा भाग है? वह अंडमान द्वीप है। इसी पे आप देखेंगे एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, विनोद सिंह बस्सी नाम है। उन्होंने इस पे एक चुटकुला सुनाया था, मतलब इसी प्रश्न को लेकर यूपीएससी में आया था, तो वो बहुत फेमस हुआ। तो वो रील्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब है जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही इस स्पंजिस से संबंधित है, वह है चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी हैं। ये सब चारे जो है एक ही प्रजाति से संबंधित हैं। खमीर एक उदाहरण है किसका? कवक का। ईस्ट और मशरूम है, क्या है? कवक और फफूंद और कवक है। रसेदार सब्जियों में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन सा है? वह कवक है। कपास का प्रमुख घटक कौन सा है? वह है सेलुलोज है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूडुरू अल्रिज कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी सहचर्य है, वह है इसका, आप देखेंगे शैवाल और कवक का है। अब है देखेंगे आप कि निस्कोपीन प्राप्त होते हैं कैसे? पोस्ता के पौधे से प्राप्त होते हैं। अब है हेरोइन प्राप्त होते हैं अफीम पोस्ता से। मार्फीम प्राप्त होता है पोस्ता के फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टोज से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अध पके फल से। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? वह है मार्फीन। अफीम जिस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है वह अवसादकारी दवा में जो दर्दकारी या तो जो थोड़ा मदहोशी करने वाली होती है वो होते हैं। इसलिए कहते हैं अफीम का उत्पादन करना अच्छी बात है, लेकिन उसका जो उपयोग है वह कितना यथा संभव और किस प्रकार से हो रहा है ये भी देखना रहता है। हम देखो, हम बहुत बड़े पैमाने पर विश्व में कहते हैं अफीम पैदा किया जाता है, लेकिन वो मेडिकल यूज के लिए किया जाता है। लेकिन उसका जब अराजनैतिक या तो गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, जब उससे विभिन्न प्रकार के अवसादग्रस्त तत्व बनाए जाते हैं, जैसे मार्फीन हो गया, जैसे हेरोइन हो गया, ये सब उसी से बनते हैं। तो अगर देखिए किसी भी, कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू, अगर आप उस पहलुओं को सही तरीके से यूज करेंगे तो सब कुछ सही है। इस जो सोसाइटी है, जो समाज है, समाज कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता है। उसमें कुछ कमियां, कुछ खामियां और कुछ अच्छाई और कुछ जो है खूबसूरती होती है। तो हमें देखना है कि किसी भी तत्व का हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं। हमें अगर चाहे तो इस तत्व को जहरीले रूप में उपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो इस तत्व को जो है मानव समाज के उत्थान के लिए कर सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना है, मनुष्य को डिसाइड करना रहता है कि किसी भी तत्व को किस प्रकार से यूज करता है। अब है कोशिका, नया चैप्टर है कोशिका। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होते हैं वह कौन सा है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सही कथन है कि विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणुओं से बने होते हैं। जो विषाणु होते हैं वो एकल तंतु के आरएनए से बने होते हैं और कुछ जो होता है डीएनए से भी बने होते हैं। यूपीएससी में प्रश्न पहले भी आ चुका है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि कोशिका भित्ति के कारण। देखिए पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होती है किसकी? सेलुलोज की, और कोशिका भित्ति की होती है। अब है पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समानता अंतर के बारे में सही कथन क्या है? कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में वो नहीं होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानी होती है। अब है
अब है जैव कोशिका का वह भाग यानी कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पित्त पिंड कोशिका की संहति है किसमें? अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिका की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, कैसे बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वो होती है अंतःद्रवी जलिका की होती है। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? वो अंतःद्रवी झिल्लियां होती हैं। इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होती है और राइबोसोम होते हैं। ये दोनों याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण में। आप प्लास्टिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों ही होती हैं। अब आगे है लसिका कोशिका बनी होती है किसकी? तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा एवं लसिका ग्रंथि की। अब है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीज फूटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका एकमात्र स्रोत है। अब है स्तंभ कोशिका बीज पुटिकों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिका वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र संजीव हो सकती है। फिर है भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों के विकसित किया जा सकता है। तो तीसरा और चौथा सही है। अब है प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या है? ये प्राणियों में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है तथा ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं के बनने की क्षमता रखती हैं। अब एक नया चैप्टर आने वाला, लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। प्राकृतिक कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादन करने वाले पादप कौन से हैं? वो हैं क्रेब्स चक्र हैं। सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आनुवांशिकता क्या है ये देख लेते हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर मेंडल हैं। आनुवांशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है जोहान्स ग्रेगर मेंडल को। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था ग्रेडन पी यानी मटर का जो हम खाते हैं उसका। मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण से संबंधित है जीन्स के चित्र के लिए। जेनेटिक्स कोड को विशिष्ट विशेषता क्या है? यह प्रायः सर्विक्त होती है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगम होते हैं। वह अनित्यवत, गैर स्पष्ट और उमार रहित होते हैं। इसमें एक प्रारंभ एवं एक समापन कोडन होता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतानों में पाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। इसके द्वारा क्रोमोसोम द्वारा पाए जाते हैं। जीन्स है कैसे? डीएनए का एक भाग है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या क्या है? वह स्थिर होती है। अगर गुण संख्या ऊपर नीचे होती है तो कई प्रकार के प्रजाति विकार भी हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? वह स्थिर रहती है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितने? 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? वह है 23। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? वह है उत्परिवर्तन है।
बंदर, चीता, तितली और छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं है, किसमें? छिपकली में नहीं है। जीवों की कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण को नियंत्रण में उत्तरदायित्व है, वो है डीएनए के। गुणसूत्र की वंशगति का सिद्धांत दिया गया था सूटन एवं सूटन एवं बोवेरिर। कौन? बोवेरिर हैं। अब है प्लावमान जी ने जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। डीएनए एडेनिन, टायरोसिन, ग्वाटीन एवं साइटोसिन में से डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है वह है टायरोसिन है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है कैसी? डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। डीएनए की खोज की थी इसने फ्रेडर मिशर ने 1869 में की थी। डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी थी किसने? वाटसन एवं क्रिप्स ने दी थी। राइबोजाइन्स होते हैं कैसे? आरएनए अणु होते हैं। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग कर अनुसंधान करने में होता है। फिर एक्सरे तकनीक में, कोयला खनन में और रंगरेज और रंग साज में उपयुक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं में डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा होता है, और देखेंगे जो एक्सरे तकनीक में काम करते हैं। अब आ गया हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है जैव उर्वरक। एक मिनट रुकेंगे, पानी पिए। जैव उर्वरक पहला है, देखेंगे एजोला, नीली हरी शैवाल और अल्फा अल्फा। उपरोक्त में से जिसका उपभोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है वह देखेंगे आप कौन है? एजोला और नीली हरी शैवाल हैं। राइजोबियम, नीली हरी शैवाल तथा एजोला में से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है कौन? इन सभी का। नाइट्रोजन यौगीकरण पादप है किसके? अल्फा चना, चिपिंग एवं तिप्तिया घास के। नोस्टाक, एनाबी, एजोटो बेस्ट तथा माइकोराइजम में से वे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के करने वाले जीव नहीं है वह कौन से हैं? माइकोराइजम है। यीस्ट, क्लोरेन, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। दाल, चना, गेहूं तथा गन्ना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं वह कौन से हैं? वह दालें हैं। यूरिया 2,4-D, स्ट्रोट, साइलिक्लिन एवं एजोला में से एक जैव उर्वरक कौन से हैं? वह है एजोला है। कौन है वो? एजोला है। अब है राइजोबिस्ट, नीली हरी शैवाल, एजोला तथा वेस्कोकुल, आर्बोकुल माइकोराइजम में से फास्फेटिक जैव उर्वरक कौन से हैं? वो देखेंगे वेस्कुलर, आर्बुकुस और माइकोराइजम है। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप क्या है? वह है नाइट्रेट है। पशुओं विशेष दुग्धारू गायों के अनुपूरक भोजन के रूप में उपयुक्त जैव उर्वरक कौन से हैं? वो है एजोला है। नीली हरी शैवाल कौन है? जैव उर्वरक है। क्रायोशोक कौन से हैं? वो मायो नियंत्रण में है। फिर बायो 92 क्या है? वह है सरसों के क्लोन है। और एजेंटोबैक्स्ट क्या है? वह जीवाणु है। अब उसके आगे देखेंगे गेहूं, चना, धान एवं सरसों में से वह फल जिसमें नीली हरी शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है वो है धान। बाजरा, गेहूं, मक्का एवं धान में से नीली हरी शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति में होता है किसके? धान के। जलीय पौधे जिसे जल प्लावन धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं वह है एजोला। एजोला एक अच्छा उर्वरक है नीली हरी शैवाल के साथ मिलने से। एजोला बहुल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहधारी कौन सा है? वह आप देखेंगे नीली हरी शैवाल है।
अब एजोला है एक कैसा जलीय फर्म है। जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह एजोला है। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणुओं में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अब है चना, मटर, सेम तथा धान में से वह पौधे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है वह है धान है। कंपोजिट के संदर्भ में सही कथन है क्या है? गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रियाओं में केचुआ त्वरित कर देता है। अब है लाल, हरा, भूरा तथा नीला हरा शैवाल में से जो जैव नाइट्रोजन संधारणों से संबंधित वो नीली हरी शैवाल है। अब है फलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जाती है। कैसे? कि उर्वरकों की मात्रा में बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधों के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छिड़कने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। अब है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन से हैं? वो है राइजोबियम जैकोनिकम है। अब है बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के में अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब बायोचर वृद्धिकारी माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी कि सूक्ष्म जीवों में वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचर वृद्धिकरण माध्यम में अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखता है। कौन सा तत्व मतलब सही है इसमें सहायक होते हैं? वो पहले, दूसरे, तीसरे हैं। 2,4-D क्या है आपको पता है? 2,4-D एक कैसा है वह आपको देखने को मिलेगा। ये खत पर वासी है, मतलब कि जिससे खेतों की सुरक्षा की जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि मानव शरीर में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे क्रिया करती है, हाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।